आप सभी को मेरा नमस्कार। सोशल साइंस की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 4 अर्ली ह्यूमंस एंड द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी तक भी एनसीईआरटी की सोशल साइंस टेक्स्ट बुक क्लास 9th के लिए नहीं आई है। तो आपको ये डाउट होगा कि हम ये सब जो पढ़ रहे हैं ये कैसे पढ़ रहे हैं। तो ये जो सिलेबस है ये पहले ही एनसीईआरटी ने पब्लिश किया था और उसी के बेसिस पे हम अपने नोट्स बना रहे हैं। जो सब टॉपिक्स या टॉपिक्स उसमें दिए गए हैं उसी के बेसिस पे हम अपने नोट्स बना रहे हैं और आप लोगों के सामने ला रहे हैं। दोबारा मैं बता देना चाह रहा हूँ, अभी तक एनसीईआरटी की सोशल साइंस टेक्स्ट बुक नहीं आई है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि भाई प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है। तो प्री हिस्ट्री वो वाला पीरियड होता है जहाँ पर राइटिंग नहीं थी, यानी उस समय तक राइटिंग का आविष्कार ह्यूमंस ने नहीं किया था। हिस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे हमारे पास राइटिंग रिकॉर्ड्स हैं। जैसे कि अगर आप कहें तो वैदिक पीरियड के बाद से जो समय है, इवन वैदिक पीरियड को भी इंक्लूड किया जा सकता है, तो उसके बाद से ही जो पीरियड है वो सारा हिस्ट्री में आता है। और वैदिक पीरियड से पहले जितनी भी हिस्ट्री है इंडिया में या मतलब कहीं भी, दूसरे देशों का अपना हिसाब होता होगा, हम इंडिया का रेफरेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पर वैदिक पीरियड से पहले जितनी भी हिस्ट्री है वो हमारी प्री हिस्ट्री कहलाती है। तो उसमें आपका हड़प्पन भी आता है और आपका बाकी जो स्टोन एज है वो सब भी उसी में इंक्लूड होता है। तो लास्ट टाइम हमने देख लिया था एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, यानी नॉट डिसएडवांटेजेस, मतलब बिफोर और आफ्टर देख लिया था कि पहले हम किस तरीके से डील करते थे, बाद में राइटिंग आने के बाद हिस्ट्री की पढ़ाई में क्या अंतर आया, हम उस हिस्ट्री को कैसे इंटरप्रेट करने लग गए, क्या एडवांटेजेस रहे राइटिंग के हमारी हिस्ट्री के रिकन्स्ट्रक्शन में, और उससे पहले क्या दिक्कतें आती थी। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे डिटेल में एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन, यानी हमारे पूर्वजों के बारे में हम कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये पिक्चर को डिस्कस कर लिया था, मगर ताकि आप रिलेट कर पाएँ इसीलिए हम आज इसको फिर एक बार और डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे सबसे पुराने पूर्वज, अगर आपसे कोई पूछता है कि हु वर द फर्स्ट एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन, तो आपको बोलना है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ये हमारे सबसे पुराने पूर्वज हैं, ठीक है। और ये कहाँ रहते थे? ऑब्वियसली ये अफ्रीका में रहते थे। इसके बाद आते हैं होमो हिबिलिस, फर्स्ट ह्यूमंस टू क्रॉस अफ्रीका एंड मूव टू एशिया एंड यूरोप। तो ये जो थे होमो हेबिलिस, ये पहली बार अफ्रीका से निकले और यूरोप और एशिया में फैल गए। यहाँ पे टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये जो थे ये 40 लाख साल पहले थे और 20 लाख सालों तक ये अफ्रीका में थे। ये वाले जो हैं ये आपके 24 लाख ईयर्स से 14 लाख ईयर्स बिफोर तक ये थे। और अभी जो एडवांस्ड ह्यूमन माने जाते हैं दैट इज़ होमो सेपियंस, आप और मैं, हम सभी होमो सेपियंस हैं। यानी हमारे पूर्वज कौन थे? जो इमीडिएट पूर्वज अगर कोई बोलता है तो वो हैं होमो सेपियंस। और वो भी कहाँ से आए थे? वो भी अफ्रीका से ही आए थे। यहाँ से ये कुछ यूरोप में मूव कर गए, कुछ एशिया में, और एशिया से होते हुए ये ऑस्ट्रेलिया में भी मूव कर गए, राइट। तो अगर इसी बात को देखा जाए, फ्रॉम अबोव चार्ट इट इज़ क्लियर दैट द अर्लीस्ट ह्यूमन लिव्ड इन अफ्रीका। ये तो इम्पॉर्टेंट, ये तो बात है ही, क्योंकि हमने देख लिया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे वो अफ्रीका में थे। मगर हमने ये भी देखा था ये जो होमो हिबिलिस थे, ये वाले जो होमो हिबिलिस थे, इन्होंने अफ्रीका क्रॉस किया और ये एशिया में घुस गए थे। तो हम क्या कह सकते हैं? अभी 3 इम्पॉर्टेंट रीजन आ गए हमारे पास अफ्रीका आ गया, एशिया आ गया और यूरोप। तो ये जो 3 रीजन हैं, यहाँ पर सबसे पुराने ह्यूमंस रहते थे। यानी होमो हिबिलिस के बाद से लगातार जो ह्यूमंस हैं
यानी उनके जो अलग अलग रूप आते गए, अलग अलग उनके जो स्ट्रक्चर आते गए, वो इन जगहों पे रहे। इसीलिए दिस इज़ द रीज़न टुगेदर दीज रीजन्स आर नोन एज ओल्ड वर्ल्ड। तो यही कारण है, रीज़न दैट दीज रीजन्स, ये जो इलाके हैं, यानी कौन से इलाके हैं, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप, ये सभी इलाके क्या कहे जाते हैं, इनको ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ओल्ड वर्ल्ड? क्योंकि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो इन्हीं जगहों पे रहते थे, राइट। तो अगर हम स्टोन टूल्स की बात करें, क्योंकि हमें पता है हम इस एज को स्टोन एज ही कहते हैं, यानी कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो अर्ली ह्यूमंस हैं इन्होंने स्टोन का कुछ तरीके से इस्तेमाल किया होगा, राइट। तो इन्होंने कब इस्तेमाल करना शुरू करा? 3.3 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 33 लाख ईयर्स बिफोर उन्होंने पहली बार कोई टूल्स बनाए थे। एंड दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड अडॉप्टिंग ए ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर यहाँ पे क्यों कहा गया है? क्योंकि भाई जानवरों में यानी एनिमल्स में और ह्यूमंस में अंतर क्या है? हमारे बीच अंतर है सोचने की क्षमता का। हमारे पास कॉग्नेटिव स्किल्स है, यानी हमारे पास सोचने की क्षमता है। तो ये जो थिंकिंग एबिलिटी है, हमारे पूर्वजों ने इसी का इस्तेमाल किया। एंड 33 लाख ईयर्स बिफोर, यानी 3.3 मिलियन ईयर्स बिफोर, इन्होंने क्या किया? पहली बार स्टोन टूल्स बनाए थे। यानी अपना कुछ भी ज़रूरत उनको रही हो, उसका काम निकालने के लिए उन्होंने इसको यूज़ किया था पहली बार, राइट। सो दस ह्यूमंस केम टू बी नोन एज होमिनिन्स और टूल मेकर्स। तो होमिनिन्स कहने लग गए थे ह्यूमंस को, क्यों? क्योंकि दे वर दी टूल मेकर्स। और एंड आई टोल्ड यू, क्योंकि यह ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है? हमारी सोचने की क्षमता। क्या कोई भी जानवर टूल्स को यूज़ कर सकता है या उनको बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो इसी को हम कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर। अब इनका इम्पोर्टेंस क्या था टूल का? तो दीज टूल्स वर यू ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिम्स, यानी ये इंसान के, आप कह सकते हैं, एक हाथों का एक्सटेंशन था। क्यों? क्योंकि दे यूज टू एक्ट एज एन एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसीलिए हम उनको क्या कहते थे? कॉर्पोरल लिम्स कहते थे। क्यों? बिकॉज दे एक्ट एज एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। और इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस था? क्योंकि जो काम हम अपने हाथों से नहीं कर सकते वो ये टूल कर सकते थे। जैसे कि मान लीजिए आपको खोदना है ज़मीन में, राइट। आपको, जैसे पुराने समय में क्या होता था, ज़्यादातर लोग या तो मीट खाते थे या फिर पेड़ों की जड़ें, पत्तियां, फ्रूट्स वगैरह खाते थे। अब उनको हर समय कुछ ऐसा चाहिए था जो ज़मीन को खोद के आसानी से वो रूट को बाहर निकाल सकें या वो पेड़ों को तोड़ सकें। तो ये जो टूल्स थे, इन्होंने उनको इन चीज़ों में बहुत मदद की थी, राइट। तो इसीलिए इनको हमने कहा कॉर्पोरल लिम्स, क्योंकि ये वो काम कर पाते थे, वो एक्सटेंशन बन जाते थे, उस चीज़ में मदद करते थे जहाँ ह्यूमन हैंड्स फेल हो जाते हैं, राइट। क्योंकि हम हर एक काम नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए आपको मीट है, मीट में आपको खाल अलग करनी है, मीट से जो फैट होता है उससे अलग करना है, तो आप क्या करेंगे? वो हाथों से तो होगा नहीं, तो आप स्टोन टूल्स चाहिए आपको। मतलब उस समय में चाहिए था। अब तो हम चाकू यूज़ करते हैं उस पर्पज़ के लिए, मगर तब उन लोगों के पास चाकू नहीं थे। तो उन लोगों ने क्या किया? तो हमारे एंसेस्टर्स ने क्या किया? अपना दिमाग लगाया और उस तरीके के स्टोन टूल्स ही डेवलप कर लिए जो उनको उन चीज़ों में मदद करते थे, राइट। दीज स्टोन्स वर नॉट इन यूज़। तो जब ये व्हेन नॉट इन यूज़, तो जब ये यूज़ में नहीं होते थे, मान लीजिए किस वजह से कोई टूट गया है, किनारा टूट गया है, या वो उतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है जैसा उसे करना चाहिए, तो फिर ये क्या करते थे? उन्हें फेंक देते थे। और जब ये एक जगह इकट्ठे हो जाते थे, यानी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन बरीड अंडर द अर्थ
एंड दीज टूल्स वर लेटर डिग आउट बाय आर्कोलॉजिस्ट। तो जब ये टूल्स उनके किसी काम के नहीं रहते थे, स्टोन टूल्स, तो उन्हें फेंक देते थे, ये दब जाते थे ज़मीन में। और आज के समय में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, उन्हीं टूल्स को निकाल रहे हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं और हमें मदद कर रहे हैं समझने में जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनको, उनका ह्यूमन बिहेवियर कैसा था, वो क्लाइमेट से किस तरह से इंटरेक्ट करते थे, कैसे उन्होंने इस तरीके की चीज़ों को इवॉल्व किया। तो बेसिकली हम खुद को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं बाय स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स। होमो हिबिलिस वर अमॉन्ग द अर्लीस्ट नोन स्टोन टूल मेकर। तो सबसे पहला कौन था, होमो हिबिलिस, यानी जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, इनको नहीं आते थे टूल बनाने, इन्होंने टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया। पहले टूल का इस्तेमाल किसने किया, होमो हिबिलिस ने, राइट। और इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाए दे मेड चॉपर्स एंड फ्लेक्स। चॉपर क्या होता है, चॉपिंग करना, यानी किसी चीज़ को काटना, इंग्लिश टर्म है। तो चॉपर किस काम आया, चॉपिंग के काम आया होगा। और फ्लेक्स, फ्लेक्स मतलब टुकड़े, तो कुछ टुकड़ों को उन्होंने फिर नाइफ की तरह यूज़ किया होगा। तो ये दो चीज़ें जो थी, ये पहली बार पहले टूल्स थे। अब आप एक बात समझिए, जो आदमी मीट खा रहा है उसका ज़्यादातर काम क्या होगा, या तो वो उसकी चॉपिंग करेगा या उसकी स्क्रैपिंग करेगा। स्क्रैपिंग मतलब लेयर बाय लेयर काटने की कोशिश करेगा, खाल को मीट से अलग करने की कोशिश करेगा, या फिर बोन्स को मीट से अलग करने की कोशिश करेगा। तो यही सारे काम, और जो लोग मीट नहीं खा रहे हैं वो जड़ों को खोदने की कोशिश करेंगे, पेड़ों को काटने की कोशिश करेंगे अपने खाना ढूंढने के लिए। तो यही सारी चीज़ों का जो इस्तेमाल हमारे एंसेस्टर्स ने भी किया था, क्योंकि उनके पास दो ही ऑप्शन थे। उन्हें भाई एग्रीकल्चर तो आता नहीं था, हमारे आज की तरह खेती करनी तो आती नहीं थी, तो वो खेती तो करते नहीं थे। तो वो क्या करते थे, शिकार करते थे। या तो दे यूज़ टू ईट मीट या फिर दे यूज़ टू ईट प्लांट प्रोडक्ट। तो इनकी प्रोसेसिंग के लिए, मीट की प्रोसेसिंग के लिए, प्लांट प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग के लिए उन्हें कुछ टूल्स चाहिए थे, और वो इन टूल्स का ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे। अब बात करते हैं होमो हेबिलिस के बाद होमो इरेक्टस आए थे, और उन्होंने क्या बनाया था, हैंड एक्सिस एंड क्लीवर्स। तो ये भी क्लीवर्स भी एक तरीके के ब्लेड टाइप के थे, शुरुआती ब्लेड थे, और इनका काम होता था स्क्रैपिंग करना, यानी मैंने कहा था लेयर बाय लेयर कटिंग करने का काम होता था। हैंड एक्सिस जो थे जनरली एक आप कह सकते हैं एक मोटा, एक खोदने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता था उसका, ट्रीज़ को खोदने मतलब रूट्स को खोदने के लिए, और ट्रीज़ में उनकी कटिंग के लिए, इन चीज़ों के लिए ज़्यादातर हैंड एक्सिस का इस्तेमाल होता था। मीट की प्रोसेसिंग के लिए हैंड एक्सिस का कम ही इस्तेमाल होता था। और इसके बाद होमो सैपियंस आए, जिन्होंने उसके बाद कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज़ लाई, जैसे कि आप आगे चल के देखेंगे कि भाई उन्होंने राइटिंग का भी इन्वेंशन किया, उन्होंने मेटल्स का इस्तेमाल करना शुरू करा। तो वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। पहले एक बार इवोल्यूशन सीक्वेंस देख लेते हैं ह्यूमंस का, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, उसके बाद होमो हिबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस, होमो नियांडरथाल थैलानेसिस, और उसके बाद होमो सेपियंस। ये सीक्वेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसका टाइम भी देख सकते हैं। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो यू शुड नो कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो दिस विल हेल्प यू इन आंसरिंग दोज क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंडिंग दीज अर्ली ह्यूमंस बेटर। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। वॉक्ड अपराइट ऑन टू लेग्स, स्मॉल ब्रेन साइज। तो ये हालांकि चलते अपराइट यानी सीधे ही थे, हमारी तरह, आज के ह्यूमंस की तरह ही, मगर इनका ब्रेन साइज थोड़ा छोटा था। होमो हिबिलिस वन ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमंस टू मेक स्टोन टूल्स, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही।
इसके बाद है होमो इरेक्टस, मेड इम्प्रूव्ड स्टोन टूल्स जैसे कि हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स, एंड दे वर द फर्स्ट टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ फायर। तो दे कंट्रोल्ड फायर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन थे वो? होमो इरेक्टस। इसके बाद होमो नियांडरथालेंसिस adopted to cold climate, buried their dead. तो they were the first people who buried their dead and they adopted well to the कोल्ड क्लाइमेट, क्योंकि हमने देखा था आइस एज आई थी आज के समय से पहले, तो उस आइस एज में इन्होंने अच्छे से अडॉप्ट कर लिया था। और उसके बाद जब आइस एज ख़त्म हुआ उसके बाद होमोसैपियंस आए थे ऑलमोस्ट 3 लाख ईयर्स पहले, राइट। तो होमोसैपियंस जो उन्होंने डेवलप किया कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज़, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, राइटिंग, यूज़ ऑफ मेटल, एवरीथिंग। एंड हम जो हैं, हम खुद भी क्या हैं? हम होमोसैपियंस में ही आते हैं। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं कि लाइफ कैसी थी स्टोन एज पीपल की। तो पैलियोलिथिक की बात करें तो हंटरिंग गैदरिंग लाइफस्टाइल, यूज़ ऑफ सिंपल स्टोन टूल्स। तो हम देख ही चुके हैं पैलियोलिथिक में जो मतलब ये जो पीरियड था स्टोन एज, जो प्रॉपर स्टोन एज है, उसमें क्या था? ऑब्वियसली हंटिंग गैदरिंग थी। हमने अभी देखा था कि या तो ज़्यादातर वो मीट खाते थे या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स खाते थे, जैसे कि रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स वगैरह, ये सब चीज़ें खाते थे, राइट। तो पैलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज में उनकी लाइफ इसी तरीके की थी। इसके बाद आता है मीसोलिथिक पीरियड। आप अभी बस जिसको जनरल देख लीजिए, ये सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। ये जस्ट आपको एक रेफरेंस के लिए है, सो दैट जब वो टॉपिक आए आपको अचानक ये ना लगे कि पैलियोलिथिक क्या था, मीसोलिथिक कौन सा पीरियड था। तो उसके जो थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक हैं हम उनको देख रहे हैं फ़िलहाल, राइट। इसके बाद मीसोलिथिक पीरियड आता है जिसमें टाइनी स्टोन टूल्स डेवलप हुए, ठीक है ना। ये एक ट्रांजिशन फेज माना जाता है बिट जहाँ पे हंटर गैदरर से एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर गए थे ह्यूमंस। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने बिल्कुल ही एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर लिया था, बट मोस्टली दे लर्नड टेमिंग ऑफ एनिमल। तो टेमिंग ऑफ एनिमल से उनको क्या फ़ायदा हुआ? उनको ये था कि कुछ समय, यानी जब ऑफ स्प्रिंग्स पैदा होते हैं, यानी जब जानवर अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तब के पीरियड की इनको जानकारी हो गई, उनसे मिल्क प्रोडक्ट लेने लग गए, ठीक है। उनके अब जो बच्चा पैदा हुआ ये उसे पालने लग गए, बाद में हो सकता है उसका मीट खाते हों या फिर उसका दूध निकाल के उसके मिल्क प्रोडक्ट यूज़ करते हों। मगर एक बात तो तय थी कि हंटिंग और गैदरिंग के बजाय वो इस तरफ भी आ गए थे, टेमिंग ऑफ एनिमल, यानी जानवरों का पालन उन्होंने शुरू किया और उनसे वो अपना मिल्क प्रोडक्ट और उनके मीट प्रोडक्ट उन्हीं से डायरेक्टली लेने लग गए, ओके। इसके बाद आता है नियोलिथिक फेज़ आता है, कंप्लीट शिफ्ट हो गया था टू एग्रीकल्चर। यानी अब मिल्क प्रोडक्ट तो लेते ही थे, ऑब्वियसली टेमिंग ऑफ एनिमल तो आज भी चल रही है, हम आज भी दूध निकालते हैं। हालांकि कुछ लोग बकरी वगैरह मीट के लिए भी पाल सकते हैं, पालते हैं अब भी, मगर दूध एक बड़ा रीज़न है जो आज के टाइम में हमारे यहाँ पे टेमिंग ऑफ एनिमल, यानी जानवरों को जो पाला जाता है वो जनरली दूध के लिए पाला जाता है। तो जो नियोलिथिक फेज़ था उसमें हम लोग कम्प्लीटली एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर गए थे, टेमिंग ऑफ एनिमल तो कर ही रहे थे, साथ में हमने कुछ फसलें उगाना भी शुरू कर दिया था और पॉलिश्ड स्टोन टूल्स आ गए थे यहाँ पर, राइट। यूज़ ऑफ कॉपर अलॉन्ग विद स्टोन टूल्स, तो यहाँ पे आप चैल्कोलिथिक को पीरियड को ही ये कहते हैं कॉपर एज। यानी ऐसा नहीं है कि स्टोन टूल्स बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, मगर यहाँ पर थोड़ा इस्तेमाल कॉपर का शुरू हुआ, ठीक है, कुछ इलाकों में हुआ। स्पेशली अगर आप चालकोलिथिक पीरियड की इंडिया में बात करेंगे तो हड़प्पन पीरियड है वो फेज़, राइट। इसके बाद आता है ब्रॉन्ज एज, डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉन्ज मेटलर्जी। तो
ये जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। कॉपर का यूज़ हुआ, कॉपर में थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट करके कॉपर प्लस टिन जो होता है वो ब्रॉन्ज देता है, तो ये ब्रॉन्ज एज आई। और लास्ट में हमारी आयरन एज आ गए। आयरन एज क्या है? वैदिक पीरियड के बाद से जनरली उसको आयरन एज कहा जाता है, क्योंकि इट इज़ बिलीव दैट वैदिक पीपल वर द फर्स्ट हु यूज्ड आयरन फॉर द क्लीनिंग ऑफ गंगा बेसिन। जो गंगा के इलाके हैं उनको साफ करने के लिए पहली बार आर्यंस जो थे, उन्होंने वैदिक पीरियड में जो आर्यंस थे उन्होंने पहली बार आयरन टूल्स का इस्तेमाल किया था, राइट। इसके बाद है इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट द ओल्डेस्ट सेटलमेंट डेट्स बैक टू 2 मिलियन ईयर्स एगो। अगर हम सबसे पुराने जो किसी भी जगह की बात करें तो हमारे पास एविडेंस कहाँ तक के हैं? 20 लाख साल, राइट। 2 मिलियन यानी 20 लाख साल पहले के हमारे पास एविडेंस है। और हम सिटीज़ की बात करें तो अत्तिराम पक्कम, ये तमिलनाडु में एक जगह है अतिराम पक्कम, ये कब कितना 15 लाख साल पुरानी है। और ईसामपुर इन कर्नाटका ये 12 लाख साल पुरानी जगह है, यानी 1.2 मिलियन एंड 1.5 मिलियन। आगे बढ़ने से पहले स्टोन टूल्स को लेके थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है कि किस चीज़ ने कहाँ इस्तेमाल हुआ, किस तरीके से इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पे हम कुछ मेजर स्टोन टूल्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो चॉपर, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, ये चॉपिंग के लिए था, यानी किसी चीज़ को थोड़ा काटने के लिए, मसलने के लिए, ठीक है, उस तरीके की चीज़ों के लिए ये चॉपर यूज़ होता था। दूसरा है हैंड एक्स, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी ग्रिप हो जाती थी। आप देखिए ये पॉइंटेड होता था और इसको ऊपर से ग्रिप आ जाती थी, यानी पकड़ने के लिए बहुत अच्छा था। तो आप इससे खोद सकते थे, बोन्स को इजीली क्रैक कर सकते थे, राइट। तो इन सब चीज़ों के लिए ये यूज़ किया जाता था। यूज्ड फॉर कटिंग, चॉपिंग, डिगिंग एंड स्क्रैपिंग, वो इन चीज़ों के लिए यूज़ होता था। क्लीवर्स, क्लीवर्स जो हैं ये भी जनरली किस लिए? चॉपिंग मीट के लिए यूज़ होते थे और कटिंग बोन्स को कट करने के लिए। स्क्रैपर तो फिर है ही है स्क्रैपिंग के लिए, यानी लेयर बाय लेयर जो कटिंग होती है किसी भी चीज़ की, उसके लिए ये स्क्रैपर्स यूज़ होते थे। ये ब्लेड्स थे ऑब्वियसली फॉर कटिंग एंड स्लाइसिंग। ये स्पीयर पॉइंट्स, यानी जो भाले के सामने शिकार करने के लिए या बाकी सारी चीज़ों के लिए इन्हें यूज़ किया जाता था। हैमर स्टोन यूज़ होता था, जैसे कि मान लीजिए आप ये हैंड एक्स यूज़ कर रहे हैं, इस पर प्रेशर बनाना है, तो आप हथौड़े से इसके ऊपर चोट मारेंगे और ये इफ़ेक्टिवली उस चीज़ में अंदर तक घुस जाएगा और उसे तोड़ने में या फिर उसको खोदने में मदद करेगा। कोर क्या होता था? ये वो पत्थर होते थे जिनसे जनरली ये चीज़ें बनाई जाती थी, उन पत्थरों को हम बोलते थे कोर, ठीक है। और एनविल होता था एक बेस पत्थर जिस पे रख के इन सब पत्थरों को तराशा जाता था, या तराशा इन ए सेंस उनको तोड़ा जाता था, प्रॉपर शेप में लाया जाता था। तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी थी, क्योंकि बार बार ये वर्ड आते रहते हैं, चॉपर, हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका शेप कैसा होता था और इनका यूज़ क्या होता था। जनरली बस इनका इम्पोर्टेंट देखिए, बदलते हुए जनरली आप देखेंगे कटिंग और चॉपिंग जो है वो मेन यूज़ होते थे। तो जगह के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से, छोटा जानवर है तो उसके लिए छोटे टूल्स चाहिए, बड़ा जानवर है बड़े टूल्स चाहिए, क्योंकि मेनली उनका मकसद ही था अपना खाने का इंतज़ाम करना, राइट। और खाने में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या खाते थे, तो उसकी प्रोसेसिंग में ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी, राइट, क्योंकि मकसद था खाना, राइट। लेटर ह्यूमंस यूज्ड बो एंड एरो। हमने देखा है
कि जो बाद के जो समय में बो एंड एरो यूज़ होने लगे थे, यानी धनुष और बाण यूज़ होने लग गए थे, अलॉन्ग विद माइक्रो ब्लेड्स, यानी उनके ऊपर कुछ नुकीली चीज़ लगा दी जाती थी लकड़ी में बांध के, और उससे शिकार करना ज़्यादा आसान हो गया था। दे किल्ड स्मॉल एनिमल, छोटे जानवरों को मारने के लिए, क्योंकि तीर अगर आप हाथी को मारेंगे तो हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे, मगर छोटे जानवर के लिए वो काफ़ी यूज़फुल होता था। दे वर ऑल्सो द फर्स्ट टू मेक बीड्स ऑफ स्टोन, बोन्स एंड शेल। तो हड्डियों के और स्टोन के और शेल के जो बीड्स हैं ये तो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले हैं, और ये पहली बार जो हमारे स्टोन एज यानी पैलियोलिथिक एज के ह्यूमंस हैं उन्होंने ही बना लिए थे। तो अब तक जो हमने चीज़ें डिस्कस करी, ह्यूमन एंसेस्टर्स एंड ऑल, ये सब किससे रिलेटेड था? ये सब रिलेटेड था हमारा पैलियोलिथिक एज से। अब हम एंटर कर रहे हैं मीसोलिथिक। तो 12,000 साल पहले जब क्लाइमेट वार्म हो गया था, उस वजह से कई चेंजेस आए ह्यूमंस की लाइफस्टाइल में। ऑब्वियसली क्योंकि पहले खाना दूसरे तरीके का था, पानी की अवेलेबिलिटी अलग तरीके की थी। अब जो था, यानी जब कंडीशन वार्म होती चली गई तो ये चीज़ें बदल गई, राइट। तो ये कब हुआ? 12,000 ईयर्स बिफोर। और यही एंटर पॉइंट था जब मीसोलिथिक हंटर गैदरर पीरियड में ह्यूमंस एंटर कर गए। So this change in climate exposed more areas that were previously covered with ice. तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ? ज़्यादा एरिया सामने आ गया। अब शिकार के लिए बड़ा एरिया सामने था और हम ज़्यादा शिकार कर सकते थे, क्योंकि पहले वही सारी चीज़ें क्या बर्फ़ से ढकी हुई थी। और जब ये एरिया बाहर आया तो क्या हुआ? वहाँ पे ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्सेस डेवलप हो गए, जिसके कारण जो नई प्रजातियों ने जन्म लिया, यानी नए नए जानवर आए, स्पेशली स्मॉल एनिमल आए। फूड ग्रेन्स, यानी जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारे गेहूं हैं, चावल हैं, या फिर बाकी जो पौधे हैं, ये सब घास हैं, राइट। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं फूड ग्रेन। जो जितने भी फूड ग्रेन्स के हैं, खासकर वीट, राइस और बाकी भी हैं, तो ये सब क्या थे? ये घास थी। तो इन घास पहली बार कब उगी? मीसोलिथिक पीरियड में, हंटर गैदर पीरियड मीसोलिथिक, यानी 12,000 साल पहले लगभग ये सारी घास आई। इन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाए होंगे उस टाइम के ह्यूमन, तो इसीलिए जो नियोलिथिक फेज़ है उसमें इनको पहचाना गया और इनकी खेती की गई, इनके सीज़न पैटर्न को पहचाना गया और बाद में उनका यूज़ किया गया, राइट। दिस ऑल्सो रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टूल्स, क्योंकि भाई अब जैसे रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। अब जैसे फ़िशिंग है, फ़िश नई चीज़ आई, इससे पहले फ़िश देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि भाई आइस एज था, वहाँ पे मछली पकड़ना ज़्यादा मुश्किल हो जाता पानी के नीचे, क्योंकि पानी का ऊपर का लेयर जमा हुआ रहता हर वक्त। तो इसीलिए अब नए टूल्स की ज़रूरत थी। फ़िशिंग के लिए नए टूल्स चाहिए, छोटे जानवरों के शिकार के लिए अलग टूल्स चाहिए। तो इसीलिए मीसोलिथिक के जो टूल्स हैं वो पैलियोलिथिक के टूल्स से कुछ अलग हैं। ह्यूमन शिफ्टेड टू न्यू हैबिटेट्स लाइक केव्स एंड रॉक शेल्टर। तो अब वो खुले में ना रहकर केव शेल्टर्स में और रॉक शेल्टर्स में चले गए। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है हमारा भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और ये दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक शेल्टर। तो यहाँ पे इस रॉक शेल्टर में आपको कुछ चित्र भी मिल जाएंगे। इसकी दीवारों पे अलग अलग तरह के चित्र हैं जो दिखाते हैं कि शिकार पर जाने से पहले शायद कुछ तरीके के रिचुअल्स प्रैक्टिस होते थे, किसी तरीके की पूजा की जाती थी, कि ताकि लोगों को मतलब किसी को चोट ना लगे, या चोट लगे भी तो वो एक मतलब उसको वो प्रकृति में अच्छे से मिल जाए, या उनकी बॉडी उस तरीके से भगवान को समर्पित हो जाए, या जो भी उनकी आस्था थी, जो भी वो फॉलो करते थे, उससे रिलेटेड वो रिचुअल्स फॉलो करते थे। और उन्हीं को लेकर उन्होंने काफ़ी सारे चित्र बनाए हुए हैं
और भीमबेटका केव में आपको ये बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है इंडिया में। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे नियोलिथिक फेज़ और हड़प्पन सिविलाइजेशन का फेज़, और फिर उसके बाद हम कुछ कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस देखेंगे, जैसे मीसोपोटामिया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और चाइनीज़ सिविलाइजेशन। तो आज के लिए हमारा लेक्चर, हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, नई चीज़ें सीखते रहिए। नमस्कार।